नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज ही के दिन साल 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने एनडीए को सत्ता सौंपी। पीएम मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार मिली है। मोदी सरकार के 12 साल के दौरान देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें देश की विकास यात्रा को नई दिशा मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने एक विशेष लेख के माध्यम से पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। देवेगौड़ा ने मोदी की सफलता का मूल मंत्र उनकी विचारशीलता और राष्ट्रहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता को बताया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी अब तक के बड़े फैसलों और सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे सभी लैंड पोर्ट में कामकाज को इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ने के लिए बनाया गया है और इसमें कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए स्टॉल बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज डॉकी और श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाहों पर नवनिर्मित आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे और इससे सीमा सुरक्षा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए बुनियादी ढांचागत सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जोजिला टनल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने टनल की आखिरी चट्टान की प्रतीकात्मक खुदाई में हिस्सा लिया। जोजिला सुरंग परियोजना में आज 13 किलोमीटर से अधिक खुदाई के बाद ब्रेक थ्रू हासिल हुआ। सुरंग के निर्माण कार्य में ब्रेक थ्रू उस स्थिति को कहते हैं कि जब सुरंग की खुदाई दोनों दिशाओं से पूरी होकर बीच में जाकर मिल जाती है। परियोजना पूरी होने के बाद ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के बीच पूरे साल सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन, आपूर्ति व्यवस्था और रणनीतिक पहुंच में बड़ा सुधार होगा। करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत वाली जोजिला सुरंग परियोजना को एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक माना जा रहा है। करीब 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग को हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। जोजिला सुरंग समुद्र तल से 11,578 फुट की ऊंचाई पर बन रही है। ये सोनमर्ग से लगभग 24 किलोमीटर और श्रीनगर से करीब 103 किलोमीटर दूर स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। पी हरीश ने पाकिस्तान के उस फैसले की कड़ी निंदा की जिसमें उसने अपनी सीमा के अंदर मौजूद समूहों को फितना अल हिंदुस्तान कहा है और भारत ने कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य हवाई हमलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया को गुमराह करने की ये कोशिश नाकाम होगी। भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस दौरान वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन करने का एजेंडा है। 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के अधिकारी मंथन करेंगे तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में ही 12 और 13 जून को होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 1 करोड़ से ज्यादा की रंगदारी मामले में टीएमसी नेता सब्यसाची को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्यसाची दत्ता विधाननगर नगर निगम के बोर्ड चेयरमैन और मेयर रह चुके हैं। पुलिस ने देर रात राजरहाट के 211 रोड के पास रायगाछी इलाके के आलीशान आवास से उन्हें गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के संसद में अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आंतरिक कलह के बाद संसद में पार्टी की स्थायी स्थिति अब मुश्किल हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें पार्टी के एक अलग गुट के नेता ऋताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। याचिका में आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दल के समर्थन के बिना ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी। तृणमूल के 80 विधायकों में से 58 से नेता प्रतिपक्ष पद के लिए ऋताब्रता बनर्जी का समर्थन किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा है कि इस याचिका पर 11 जून को सुनवाई होगी और साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी करें। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर तीखा हमला किया है और आरोप लगाया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद इन नेताओं ने हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका हाल नहीं जाना। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी हलचल के बीच भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और दावा किया है कि टीएमसी के 60 से अधिक विधायक खुद को असली टीएमसी बता ममता बनर्जी तथा अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के भतीजा मोह के कारण पार्टी उनके हाथों से निकलती जा रही है और उन्हें पार्टी को परिवार से ऊपर रखना चाहिए। टीएमसी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि 40 साल तक ममता बनर्जी का साथ देने के बावजूद पार्टी में उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। काकोली घोष ने 20 बागी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से अलग से बैठने की व्यवस्था की मांग की है और देश और बंगाल की सुरक्षा को अपना सबसे अहम मुद्दा बताया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने तीसरी बार नोटिस जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के लिए अभिषेक बनर्जी को आज शाम 5 बजे तक जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। केरलम में ईडी का वीणा विजयन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा को अब औपचारिक समन जारी कर दिया है। ईडी वीणा की फार्म को किए गए 2.78 करोड़ रुपए के कथित गैर कानूनी भुगतान की जांच कर रही है। एजेंसी ने कुल 18.36 करोड़ रुपए की राशि वाले 242 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वीणा विजयन को CMRL एक्सलॉजिक पे ऑफ मामले में पूछताछ के लिए समन दिया गया है। यह कदम केरल
हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। ओमान के समुद्री क्षेत्र में MT मैरीफैक्स नामक तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उसमें सवार 24 भारतीय क्रू सदस्य को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय तट रक्षक बल ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ओमान नौसेना के सहयोग से पूरा किया गया। ओमान सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में MT मैरीफैक्स पर मिसाइल हमले की सूचना मिलते ही मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सक्रिय हो गया। और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भुवनेश्वर में एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधित कर रहे हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी के रूप में। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनको लंबा अनुभव था। वो संगठन में भी रहे, इसलिए संगठन में भी उनका लंबा अनुभव था। पूरे देश का उन्होंने यूं समझिए कि विजिट कर रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हों, संगठन में काम करते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन करके जब यहाँ दिल्ली आए और 26 मई 2014 को जब शपथ ली तो एक अलग ही वातावरण पूरे देश में बना। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ तो 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेली, एनडीए की अलग मैं बात करूंगा बाद में, 303 सीटों के साथ बहुमत में आए। 2024 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना गया, कुछ फेक नैरेटिव आए। इन सब के बावजूद लगातार प्रधानमंत्री चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो 9 जून था। इसलिए आज तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसलिए 12 साल का शासनकाल कैसा रहा, किस किस सेक्टर में क्या क्या नवाचार हुआ, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप देखिए कि योजनाएं पहले भी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाएं नहीं थी, शासन था तो योजनाएं थी। मैं आपको 1 या 2 योजनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। एक का तो अभी दे ही देता हूं। जैसे घर बनाने की योजना थी, नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, उससे पहले भी एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। राशि कम थी, टारगेट कम आते थे। किसी ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 का टारगेट आ गया तो बड़ी बात है, कभी 1 आ गया, क्योंकि हमने उसको डील भी किया है तो मुझे इसकी अच्छी जानकारी भी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि इस योजना से या इस गति से सबके जो कच्चे घर है वो पक्के नहीं बनेंगे। तो 2014 में इन्होंने सोच लिया और जो पहली मीटिंग थी योजना आयोग की, उसके बाद नीति आयोग बना, उसी में उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है। बहुत सोचा समझा हुआ ये शब्द है और अच्छा शब्द है कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है और स्केल बढ़ाना है। और उस मीटिंग में भी मैं था, उस समय मैं पार्टी का चीफ व्हिप था। हमारे वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उस नाते में गया था। स्पीड बढ़ानी है, स्केल बढ़ाना है। तो क्या किया इंदिरा आवास में? लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपए राशि मिलती थी। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उपलब्धियां यहां पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी जम्मू कश्मीर जोजिला टनल पर इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं। लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है, कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की
हम टनल के काम कराए जा रहे हैं। उसमें से जो 15 से पारिस बास्कील तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक 2 लेन पेव शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का डीपीआर जो है वो भी अभी बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। आने वाले 6 महीने में इसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं। इसका डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका डीपीआर भी बनाने अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में हम आ जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका डीपीआर बन जाएगा। बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है लद्दाख में, वो 4,500 करोड़ की है, 11 किलोमीटर, वो भी मार्च के पहले उसका डीपीआर बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है, दिसंबर 2026 के पहले इसका भी डीपीआर बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहां 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2 लाख करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर, 95% काम पूरा हुआ है। बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूं कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम जल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की एक यहाँ की परिस्थितियां है उसमें रोड में काफी अड़चने आई, लैंडस्लाइड्स हुई और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल। तो आज एक ऐतिहासिक दिन जहां जोजिला टनल को ब्रेक थ्रू मिल गया है और नितिन गडकरी आगे की योजनाएं भी बता रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि किस तरह से ये ब्रेक थ्रू मिलने से श्रीनगर से लेह का रास्ता किस तरह से कम हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों को आसानी होगी, लॉजिस्टिक लागत भी इसमें कम होगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान की समुद्री एजेंसी OMSC के साथ समन्वय किया और इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से जहाज पर फंसे हुए 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 जून को डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त दीक्षांत परेड की समीक्षा करेंगे। IMD ने आज उत्तर पश्चिम और उत्तरी राज्यों पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। कोंकण और गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। उत्तरी केरल के 3 जिलों कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 10 और 11 जून को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड अलर्ट पर रहेंगे। कर्नाटक के तटीय जिलों में दक्षिणी पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बीच IMD ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में आज गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने राष्ट्रभक्ति का ऐसा संदेश दिया जो आज भी हमें प्रेरित करता है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 से अधिक अंक और निफ्टी 120 से ज्यादा अंक चढ़कर कारोबार करता दिखाई दिया। टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत में विभिन्न उद्योगों में औसतन 8.6 से लेकर 10.2% तक वेतन वृद्धि हो सकती है और EV, फिनटेक, हेल्थ केयर और पावर सेक्टर में सबसे अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के पहले चरण पर जुलाई तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य निवेश, उत्पादन और रोजगार के मामलों में इस क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और इसीलिए उद्योगों को समय पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में कोयला और खनन क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। मंत्री के अनुसार देश में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हो रहा है और बिजली आपूर्ति भी पर्याप्त बनी हुई है। उन्होंने बताया है कि पारदर्शी नीतियों के चलते उत्पादन और आपूर्ति में हुआ सुधार। सरकार ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विस्तार के कारण लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार के अनुसार जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सरकार ने कहा कि जनधन योजना के तहत देश में खातों की संख्या बढ़कर 58 करोड़ के पार पहुंच गई है और इनमें जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार ने बताया कि जनधन आधार और मोबाइल की JAM ट्रिनिटी के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की संख्या सालाना 4 कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 14 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन ये सुविधा वर्ष में केवल पहले 4 रिफिल तक ही सीमित होगी।
सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष से सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार कुल आवश्यकता 383.9 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले में लगभग 197.56 लाख मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक सौंपा है और ये चेक एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया। केंद्रीय खाद्य नियामक FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए लंबित रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया है। भारतीय कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कनाडा में लगभग 11 अरब कनाडाई डॉलर का निवेश किया। CII और कनाडा भारत व्यापार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के 10 में से 8 प्रांतों में 50 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं और उन्होंने 33,000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। BMW ग्रुप इंडिया ने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई 2026 से अपनी BMW और मिनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगा। BMW कंपनी ने बताया है कि रुपए में गिरावट और लॉजिस्टिक लागत बढ़ाने के कारण ये फैसला लिया गया है। ये बढ़ोतरी भारत में बने और पूरी तरह से आयातित सभी मॉडल्स पर लागू होगी। अमेरिकी संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि संघीय सरकार के पास ऐसा शुल्क लगाने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था। H-1B शुल्क बढ़ाने से विदेशी पेशेवरों की भर्ती प्रभावित हो रही है, जिसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।